टुडे आई विल टॉक ऑन द अनदर इम्पॉर्टेंट फ्रूट वेजिटेबल दैट इज़ ओकरा, जिसे कि हम लेडी फिंगर के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले इसके बोटेनिकल नेम के बारे में जानें, जो कि एप्पल मॉस्कस एस्कुलेंटस है। फैमिली मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है ओकरा, और क्रोमोसोम नंबर इसका 2n=130 है, जो कि सभी जितने भी वेजिटेबल क्रॉप्स हैं उनमें बहुत ही डिफर करता है। देन अबाउट द ओरिजिन, ओकरा जो है इंडियन ओरिजिन की क्रॉप है। अबाउट द इम्पॉर्टेंस एंड यूजेस, ओकरा की बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, क्योंकि सबसे पहले इसमें जो इम्पॉर्टेंस है वो है कि इस पर आयरन का कंपाउंड ज़्यादा पाया जाता है, जिससे कि एनीमिक प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं। देन ओकरा जो है एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है विटामिन्स का, कैल्शियम, पोटाशियम और अदर मिनरल्स का। ओकरा में विटामिन ई का जो कंसंट्रेशन है वो भी ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए ओकरा जो है प्रमोट करता है हेल्दी स्किन को। देयर आफ्टर ओकरा में फोलेट्स के कंपोनेंट्स भी पाए जाते हैं, इसीलिए ओकरा जो है हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए भी इम्पॉर्टेंस है। इट इज़ रिच इन वेरियस अमाइनो एसिड्स एंड ओकरा इम्पॉर्टेंट है फॉर द वेट लॉस। एंड ओकरा में जो है ब्लड शुगर को रेगुलेट करने की भी क्षमता है, और बहुत सारी हार्ट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, जैसे कि कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ को। ओकरा का जो इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो है स्टमक अल्सर के लिए, यानी कि इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द स्टमक अल्सर्स और असिस्ट फॉर द वेरियस रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सो ओकरा का जो जनरली अगर यूजेस की बात की जाए तो इसे हम टेंडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, और जैसे कि न्यूट्रिटिव वैल्यू इसकी ज़्यादा होने के कारण इसे हम एज अ वेजिटेबल भी यूज़ करते हैं। सो ओकरा को डिफरेंट तरह की करीज में भी प्रिपेयर किया जा सकता है और सूप्स में भी यूज़ किया जा सकता है। ओकरा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसे कि हम कैंड और फ्रोज़न फॉर्म में भी रख सकते हैं। एक्सपोर्ट पोटेंशियल की बात की जाए तो ओकरा जो है सेकेंड इम्पॉर्टेंट पोटेंशियल वेजिटेबल क्रॉप है आफ्टर अनियन एज अ फ्रेश वेजिटेबल, जिसका एक्सपोर्ट किया जाता है। ओकरा का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है, यानी कि रूट, स्टेम, लीव्स और टेंडर पॉड्स, तो इनके जितना भी जो पार्ट्स रहते हैं उसका यूज़ जो है बहुत ही एक्सट्रीम है। रिगार्डिंग द क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर केन जूस, यानी कि शुगर केन जूस की क्लैरिफिकेशन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, सो दैट इसे कन्वर्ट किया जा सके जैगरी से ब्राउन शुगर में। सो इम्पॉर्टेंस है ओकरा की, हेल्थ बेनिफिट्स हैं बहुत सारे, इसीलिए इसे हम एक न्यूट्रिटिव रिच और मिनरल रिच वेजिटेबल के नाम से भी जानते हैं। अबाउट द अदर पार्ट्स लाइक फ्रूट्स, सीड्स और लीव्स, फ्रूट्स को जनरली हम एज अ वेजिटेबल भी कंज्यूम करते हैं, जैसे कि मैंने बताया। टेंडर पॉड्स जो हैं जनरली वेजिटेबल्स की फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं रिलेटेड टू स्किन एंड अदर रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अबाउट द सीड्स, सीड्स में जो है प्रोटीन और ऑयल का कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से इसे हम फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड में भी यूज़ करते हैं और सप्लीमेंटेशन करते हैं फूड की विद द प्रोटीन एंड ऑयल्स। सो सीड्स के भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। रिगार्डिंग द लीव्स, लीव्स के हेल्थ बेनिफिट्स हैं क्योंकि इसकी जो लीव्स हैं दे आर रिच इन द फोलेट आयंस। अबाउट द वेराइटीज़ रिकमेंडेड इन इंडिया, तो इंडिया में सबसे पहले ओपन पॉलिनेटेड वेराइटीज़ की बात की जाए तो परभानी क्रांति, पंजाब पद्मनी, अर्का अनामिका, अर्का अभय, पूसा मखमली, पूसा A4, वर्षा उपहार, हिसार उन्नत, पंजाब 8 एंड VRO 3, VRO 5, VRO 6, किरण, सलकीर्थी, अरुणा और सुशित्रा। सो इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ जो हैं, जो कि ओपन पॉलिनेटेड वेराइटीज़ हैं, जिन्हें कि इंडिया के जो कंडीशंस हैं उनमें रिकमेंड किया गया है। देन अदर इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ जो कि एक्सपोर्ट पोटेंशियल जिनका बहुत ज़्यादा है, उनमें सबसे पहले वेराइटी आती है पूसा सावनी, देन परभानी क्रांति, देर आफ्टर वर्षा उपहार एंड पूसा A4, जो कि रटोनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं। अब हिमाचल प्रदेश के कंडीशंस की बात की जाए कि वहाँ पर कौन से कल्टीवार्स जनरली सूटेबल है ग्रोइंग करने के लिए, तो सबसे पहला जो स्प्रिंग समर क्रॉप का जिसे हम जनरली लेते हैं हिमाचल प्रदेश के कंडीशन में, तो वहाँ के लिए पूसा सावनी जो है एक उपयुक्त वैरायटी है ग्रोइंग के लिए। देन प्रभानी क्रांति, देर आफ्टर हरभजन, P7, P8 और अर्का अनामिका। सो ये सारे इंपॉर्टेंट कल्टीवार्स हैं रिगार्डिंग द हिमाचल प्रदेश कंडीशंस।
रिगार्डिंग द सॉइल्स, अब एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस में बात आती है कि सबसे पहले ओकरा की अगर कल्टीवेशन पे हम जाएं तो किस तरह की सॉइल जो है सूटेबल है। सो सैंडी लोम सॉइल्स, जो जिनमें ड्रेनेज की जो फैसिलिटी है वो प्रॉपर रहे, और ड्रेनेज की जो प्रॉब्लम और ड्रेनेज की जो फैसिलिटी है वो ज़्यादातर हैवी सॉइल्स में पाई जाती हैं, इसलिए ओकरा की क्रॉप को हम हैवी सॉइल्स में बेस्ट ले सकते हैं। देन अबाउट द सेंसिटिविटी टू वाटर स्टेगनेशन, यानी कि रेनी सीजन की क्रॉप में जो ड्रेनेज की फैसिलिटी है वो होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ओकरा की जो रूट्स हैं उनका डैमेज होने का खतरा ज़्यादा हो सकता है। सो आइडियल पीएच रेंज है 6 to 6.8। अब बात आती है कि कौन सी क्लाइमेट में ओकरा की ग्रोइंग की जाए। सो सबसे पहले मैं बता दूं कि ओकरा एक वार्म सीजन की क्रॉप है जो कि बहुत ही सेंसिटिव है रिगार्डिंग द फ्लक्चुएटिंग एनवायरनमेंट। देन अबाउट द वेदर कंडीशंस, ह्यूमिड और वार्म कंडीशंस में जनरली ओकरा की एक लग्जरेंट क्रॉप ली जा सकती है। मिनिमम टेम्परेचर जो है बेटर जर्मिनेशन के लिए एटलीस्ट 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, और ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, क्योंकि अगर 18 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर रहता है तो जर्मिनेशन, सीड की जर्मिनेशन जो है प्रॉपर नहीं होगी और इवन फ्लावरिंग भी नहीं आएगी। देन अबाउट द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर बेटर ग्रोथ, अब जर्मिनेशन के बाद जो ग्रोथ का स्टेप है उसमें जो टेम्परेचर की रेंज है वो लगभग 24 से 27 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, और टेम्परेचर लगभग 42 डिग्री सेल्सियस से कम रहना चाहिए, यानी कि अगर 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज़्यादा जा रहा है तो फ्लावर ड्रॉप की प्रॉब्लम ओकरा में देखी जा सकती है। अबाउट द टेम्परेचर रेंज जो कि पॉलिनेशन और सीड सेटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो लगभग 30 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है ऑप्टिमम और डिज़ायरेबल टेम्परेचर है इम्प्रूव्ड पॉलिनेशन के लिए और सब्सिक्वेंट सीड सेटिंग के लिए। देन अदर एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस में सबसे पहले बात करते हैं सोइंग टाइम की। तो सोइंग टाइम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर एक एरिया में सोइंग टाइम डिफर करेगा ड्यू टू वेरियस कंडीशंस और वेरियस एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस। सो सबसे पहले इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की बात करती हूँ। तो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में स्प्रिंग समर की क्रॉप फरवरी मार्च में ली जाती है, ऑटम विंटर की क्रॉप जुलाई से सितंबर तक। देन ईस्टर्न इंडिया में जनवरी से फरवरी तक क्रॉप को लिया जा सकता है ड्यू टू द suitable climate conditions। and then about the western and सदर्न इंडियन कंडीशंस, जिसे कि लगभग सबसे ज़्यादा जिनमें क्रॉप ली जाती है वो है वेस्टर्न और साउथ इंडियन के पार्ट्स, जहाँ पर नवंबर से लेके लगभग मार्च अप्रैल में भी क्रॉप को लिया जा सकता है और फरवरी में भी इस तरह की क्रॉप को लिया जा सकता है। देन अबाउट द हिली रीजन्स में टेम्परेचर की वेरिएशन रहती है। रिगार्डिंग द लो टेम्परेचर अप्रैल जून में लगभग इस क्रॉप को लेना जो है सूटेबल रहता है। एंड इन मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया रेनी सीजन की क्रॉप है जिसे कि जून और जुलाई में लिया जाता है। देन रिगार्डिंग द हिमाचल प्रदेश कंडीशंस, लो हिल्स में इस क्रॉप को हम स्प्रिंग समर क्रॉप में लेते हैं जो कि फरवरी मार्च में सोइंग की जाती है जिसकी। देन रेनी सीजन की क्रॉप की जो सोइंग है वो जून और जुलाई में ली जाती है। सो फरवरी मार्च की जो क्रॉप है वो ज़्यादा जो अर्न है, ज़्यादा रिम्यूनरेटिव रिटर्न जिसे कहा जा सकता है वो लेती है एज कम्पेयर टू द रेनी सीजन क्रॉप्स जो कि जून जुलाई में ली जाती है। देन अबाउट द मिड हिल्स में मार्च और जून में इस क्रॉप को लिया जाता है और हाई हिल्स में अप्रैल से मई तक। अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो ओकरा की कल्टीवेशन को हिंडर कर सकती है, कम कर सकती है। तो सबसे पहले स्प्रिंग समर सीजन की क्रॉप की बात की जाए, जहां पर मेन प्रॉब्लम रहती है पुअर सीड जर्मिनेशन, यानी कि ओकरा की क्रॉप में लो टेम्परेचर रहने की वजह से ड्यूरिंग द अर्ली स्प्रिंग जो है वो सीड जर्मिनेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। देन सम कंपाउंड्स और you can say the dormancy in the seed can be found, so the germination of the okra can be hindered, so this can be overcome by selecting the fresh and vigorous seed। यानी कि अगर हम एक अच्छा क्वालिटी का सीड, हाइब्रिड सीड को ले रहे हैं तब हम ओकरा की जो सीड सेटिंग की सीड जर्मिनेशन की जो प्रॉब्लम है उसे कम कर सकते हैं। नेक्स्ट अबाउट अनदर पॉइंट ऑफ सीड जर्मिनेशन इज कि ओकरा की जो सीड है सीड कोट में
एक केमिकल कंपाउंड पाया जाता है जो कि इसकी जर्मिनेशन को भी हिंडर कर सकता है। देन इंसेक्ट पेस्ट की प्रॉब्लम स्प्रिंग समर क्रॉप में देखी जाती है, जैसे कि फ्रूट शूट बोरर और स्पॉटेड वॉल वॉर्म, जो कि मार्केटेबल मैच्योरिटी के टाइम जो क्रॉप है उसे इफेक्ट कर सकता है। रेनी सीजन की बात की जाए तो रेनी सीजन में जो मेन प्रॉब्लम एसोसिएटेड है ओकरा की कल्टीवेशन के साथ वो है येलो वेन मोजाइक वायरस। येलो वेन मोजाइक डिजीज एक इस तरह की डिजीज है जो ओकरा की पूरी क्रॉप को वेनिश कर सकती है। सो वीड फ्री कल्टीवेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओकरा की कल्टीवेशन के लिए। देन इंपॉर्टेंट रहता है प्रॉपर ड्रेनेज कंडीशंस ड्यूरिंग द रेनी सीजन। सो हैवी सॉइल्स में जनरली इस तरह की क्रॉप को ग्रो किया जा सकता है। अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि सितंबर के मंथ में रेनी सीजन की क्रॉप में देखी जाती है जब फ्रूट की डेवलपमेंट हो जाती है तो वो है फ्रूट और शूट बोरर, जिसकी वजह से मार्केट का जो प्राइस है वो कम हो सकता है और इस तरह की क्रॉप जो है मार्केटेबल नहीं रहती। सो ये प्रॉब्लम्स जो हैं ओकरा की कल्टीवेशन के साथ एसोसिएट करती हैं। देन अबाउट द सीड रेट, सीड रेट जो है स्प्रिंग समर क्रॉप के लिए ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू रेनी सीजन क्रॉप। तो स्प्रिंग समर क्रॉप के लिए लगभग 15 से 20 केजी पर हेक्टेयर सीड रेट एंड रेनी सीजन की क्रॉप के लिए 10 से 12 केजी पर हेक्टेयर सीड रेट रहता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि ओकरा की कल्टीवेशन के लिए सीड जर्मिनेशन, पुअर सीड जर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो सीड जर्मिनेशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए? सो फर्स्टली सीड की सोकिंग करते हैं जो कि एक कॉमन प्रैक्टिस है। लगभग सीड को हम सोइंग करने से पहले 12 से 24 घंटों तक उसकी सोकिंग करेंगे। देन नेक्स्ट आता है सीड की ट्रीटमेंट, यानी कि सीड की ट्रीटमेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के साथ या फिर हार्मोन्स के साथ की जाए, जिसमें कि GA3 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम GA3 को 10 से 50 ppm तक यूज़ कर रहे हैं सीड ट्रीटमेंट के लिए तो ओकरा में सीड जर्मिनेशन की प्रॉब्लम को भी कम किया जा सकता है। देन अनदर इम्पॉर्टेंट आता है कि रेडी टू सोइंग के लिए हम क्या यूज़ करें। रेडी टू सोइंग के लिए अगर इम्पॉर्टेंट रहता है तो वो है एसीटोन, यानी कि अगर ओकरा की सीड्स को हम 5 मिनट के लिए प्योर एसीटोन में इमर्स कर सकते हैं तो उसके जो कॉन्सिक्वेंस रहेगा वो होगा कि सीड जर्मिनेशन तो प्रॉपर होगी बट बाय सम फॉल्ट सीड की जो वायबिलिटी है उसे भी कम कर सकता है, सीड के विगर को भी कम कर सकता है इन द लेटर स्टेजेस। देन अबाउट द स्पेसिंग, स्पेसिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी क्रॉप की जर्मिनेशन के लिए, उसके स्टेबल स्टैंड के लिए। सो स्प्रिंग समर क्रॉप में लगभग 30 to 45 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर का प्लांटिंग डिस्टेंस एंड फॉर रेनी सीजन क्रॉप 60 सेंटीमीटर से लेके 20 से 30 सेंटीमीटर का जो स्पेसिंग है वो इम्पॉर्टेंट रहती है। देन अबाउट द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो नाइट्रोजन का रहता है। नाइट्रोजन को जनरली हम टॉप ड्रेसिंग या फिर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लैंड लेवलिंग के टाइम भी हम दे सकते हैं। सो रिमेनिंग पार्ट जो नाइट्रोजन का रहता है उसे हम टॉप ड्रेस करते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में, यानी कि पहला पार्ट जो नाइट्रोजन का होगा उसे हम 1 मंथ आफ्टर सोइंग करेंगे और दूसरा जो पार्ट रहेगा उसे 1 मंथ आफ्टर द फर्स्ट डोज दैट इज एट द फ्लावरिंग स्टेज। सो नाइट्रोजन की बात की जाए तो 75 kg पर हेक्टेयर नाइट्रोजन की डोज है ओकरा के लिए, P2O 5 की 50 kg पर हेक्टेयर एंड K2O जो है 50 kg पर हेक्टेयर। देन अबाउट द फार्मयार्ड मैन्योर, फार्मयार्ड मैन्योर जो कि 200 से 250 क्विंटल पर हेक्टेयर रहती है फॉर द ओकरा बेस्ट कल्टीवेशन। सो जितने भी मैन्योर और फर्टिलाइजर्स की डोजेज है वो वेरी करती हैं अकॉर्डिंग टू द सॉइल कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू द एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस और वेरिड जोन्स ऑफ इंडियन कंडीशंस। देन अब बात आती है कि किस तरह से मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को सप्लाई किया जाए। तो सबसे पहले मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को सप्लाई किया जाता है स्टेट फर्टिलाइजर्स से, आप यानी कि आप स्टेट फर्टिलाइजर्स जिसमें कि यूरिया, SSP और MOP का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। सो सोइंग के टाइम यूरिया को अगर 80 kg पर हेक्टेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, SSP को 315 kg पर हेक्टेयर और MOP को 83 kg पर हेक्टेयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसके जो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स की डोजेस है उसे कंप्लीट किया जा सकता है। देन यूरिया को जो है आफ्टर 1 मंथ ऑफ सोइंग में यानी कि 40 kg पर हेक्टेयर पे भी स्प्रे किया जा सकता है और टॉप ड्रेसिंग की जा सकती है। देन एट द फ्लावरिंग
फ्लावर इनिशिएशन स्टेजेस जो कि 40 kg पर हेक्टेयर है। देन अबाउट द कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स, कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स में हम इफ्को और यूरिया को यूज़ कर सकते हैं सोइंग के टाइम, आफ्टर 1 month ऑफ सोइंग और एट द फ्लावर इनिशिएशन स्टेजेस। सो मैंने अपने एक लेक्चर में बताया है कि किस तरह से हम स्टेट फर्टिलाइजर्स और कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स की डोजेस को कैलकुलेट करते हैं फॉर द वेरियस क्रॉप्स। देन अबाउट द वेरियस इंटरकल्चर ऑपरेशंस, जिसमें कि वीड कंट्रोल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये एक डायरेक्ट सोन क्रॉप है जो कि सीड्स के थ्रू जिसकी सोइंग की जाती है। तो वीड्स का एक मेन हिंड्रेंस रहती है क्रॉप की कल्टीवेशन में, यानी कि 50% रिडक्शन हो सकती है यील्ड में वीड्स की वजह से। सो फ्रिक्वेंट वीडिंग इंपॉर्टेंट है ताकि हम जो है ओकरा की क्रॉप को वीड फ्री कर सकें। सो वीड फ्री कल्टीवेशन के लिए या तो हम प्री एमर्जेंस जो आपके हर्बिसाइड्स रहते हैं जिन्हें कि आप वीडिसाइड्स भी कहते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, और पोस्ट एमरजेंस वीडिसाइड्स का भी यूज़ किया जा सकता है। तो प्री एमरजेंस में सबसे पहले एलाक्लोर की बात करती हूँ। एलाक्लोर जो कि 4 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से यूज़ किया जा सकता है, और फ्लूक्लोरिन लगभग 2.5 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से अलॉन्ग विद द 1 हैंड ब्रीडिंग के साथ यूज़ किया जा सकता है। देन अबाउट द पोस्ट एमरजेंस एप्लीकेशन ऑफ पेंडिमेथलिन, पेंडिमेथलिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्बिसाइड्स है जिसे कि हम 1 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर यूज़ कर सकते हैं अलॉन्ग विद इंटीग्रेशन ऑफ द 1 हैंड ब्रीडिंग एट 40 days आफ्टर द सोइंग। सो ओकरा में यानी कि हैंड वीडिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए हैंड वीडिंग जो है लगभग 15 से 20 दिन बाद सोइंग के की जानी चाहिए, और सेकंड हैंड वीडिंग जो है 40 to 45 days आफ्टर सोइंग जो है करना इंपॉर्टेंट है, ताकि ओकरा की क्रॉप को वीड फ्री रखा जा सके ड्यूरिंग द क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ क्रॉप डेवलपमेंट। देन अबाउट द इरिगेशन, इरिगेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है सफिशिएंट मॉइस्चर के लिए सॉइल में ड्यूरिंग द स्प्रिंग समर क्रॉप, जो कि इम्पॉर्टेंट रहता है उस सीजन में इरिगेशन को नेसेसरी इरिगेशन प्रोवाइड करना। सो एडिक्वेट जर्मिनेशन के लिए, यूनिफॉर्म क्रॉप स्टैंड के लिए इरिगेशन का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन अबाउट द स्प्रिंग समर क्रॉप, जो कि नेक्स्ट इरिगेशन जिसमें लगभग 4 से 5 दिन के इंटरवल में की जाती है, जिसे कि हम समर क्रॉप भी कहते हैं। अबाउट द ड्रिप इरीगेशन, ड्रिप इरीगेशन वहाँ पर बेनिफिशियल रहेगा जहाँ पर हम इनिशियली इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा कर रहे हैं बट क्रॉप को हम कमर्शियल लेवल पे ग्रो कर रहे हैं फॉर द हायर यील्ड। देन अबाउट द ड्रेनेज, ड्रेनेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, यानी कि ड्रेनेज ऑफ वाटर जो है उसकी फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है रेन्स की ड्यूरिंग द मानसून सीजन। तो मानसून सीजन में ड्रेनेज की फैसिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट इस क्रॉप की जो है कल्टीवेशन एक प्रॉपर कल्टीवेशन की जा सके और कमर्शियल लेवल पे कल्टीवेट किया जा सके। देन नेक्स्ट आता है हार्वेस्टिंग, यानी कि इस क्रॉप को कब हार्वेस्ट किया जाए, कब इसकी मार्केटेबल मैच्योरिटी अटेन होती है। तो 45 से 60 दिनों के बाद जो कि सोइंग के टाइम रहता है उसके बाद हार्वेस्टिंग जो है की जा सकती है, जब जो स्मॉल टेंडर पॉड्स रहते हैं जिन्हें हम फ्रूट्स कहते हैं उनकी लेंथ लगभग 6 से 10 सेंटीमीटर की हो। तो पॉड्स की हार्वेस्टिंग हम जनरली इवनिंग और मॉर्निंग टाइम में करेंगे, और फ्रिक्वेंट पिकिंग को हम जनरली जो है फॉलो करेंगे फॉर गेटिंग द बेटर क्वालिटी फ्रूट्स। यानी कि अगर हम डिलेड हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग को बहुत स्लो कर रहे हैं, तो इंक्रीज यील्ड होगी बट क्वालिटी में हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबल जो मार्जिन रहता है वो भी कम रहता है। इसीलिए इस तरह की जो क्रॉप है वो अनफिट रहती है मार्केट पर्पस से। देन अबाउट द एक्सपोर्ट पर्पस, एक्सपोर्ट पर्पस के लिए किस तरह की क्रॉप को लिया जाए, तो जनरली डार्क ग्रीन अट्रैक्टिव फ्रूट्स जिनकी जो लेंथ है 6 से 8 सेंटीमीटर के लॉन्ग रहते हैं, लॉन्ग लेंथ होती है, और जिन्हें हम शॉर्ट कर सकते हैं आफ्टर हार्वेस्टेड। सो इट इज़ ऑल अबाउट द हार्वेस्टिंग। देन अबाउट द यील्ड, कितनी यील्ड रहती है, क्योंकि हम 2 तरह की क्रॉप ले रहे हैं, स्प्रिंग समर क्रॉप जिसकी यील्ड 80 से 100 क्विंटल पर हेक्टेयर है, और दूसरी क्रॉप है रेनी सीजन क्रॉप जिसकी यील्ड 120 to 150 क्विंटल्स पर हेक्टेयर रहती है। देन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ओकरा में पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग। सो पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें अपनी जो वैल्यू एडिशन है प्रोडक्ट की उसे इम्प्रूव करना है, सो इसके लिए पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग का होना इंपॉर्टेंट है। यानी कि मैच्योरिटी इंडिसेस के बेस पे
कब हम हैंडलिंग का प्रोसीजर करें सो दैट कि वैल्यू एडिशन हमारी लॉन्ग वे तक रन कर सके। सो वैल्यू एडिशन का मतलब है मिनिमम स्पॉइलेज हम जो प्रोडक्ट है उसकी कर रहे हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग में आता है रिडक्शन ऑफ फील्ड हीट, यानी कि फील्ड हीट को रिमूव कर रहे हैं फ्रूट्स की। उसके बाद हम ग्रेडिंग करेंगे एज पर द मार्केट डिमांड, देन वी विल गो फॉर द प्रॉपर हैंडलिंग एंड मार्केटिंग ऑफ द फ्रूट्स। अगर हम लोकल मार्केट में फ्रूट्स को सेंड कर रहे हैं तो फ्रूट्स को जनरली कूल किया जाएगा और जूट बैग्स में या बास्केट्स में उन्हें कवर करके मार्केट तक पहुंचाया जाएगा। सो इस तरह की क्रॉप को जब हम मार्केट तक लेके जा रहे हैं तो हमें वाटर की स्प्रिंकलिंग करना इंपॉर्टेंट रहता है बैग्स के ऊपर, सो दैट कि जो क्रॉप है उसकी टर्जिडिटी मेंटेन रहे और कोई भी ब्रूसेस, ब्लैमिशेस या ब्लैकनिंग की प्रॉब्लम क्रॉप में ना आए। देन अबाउट द एक्सपोर्ट के लिए किस तरह का साइज जो है प्रेफरेबल रहता है, लगभग 5 से 8 kg का जो कार्टन्स रहते हैं जिन्हें हम पेपर कार्टन्स कहते हैं, वो जनरली यूज किए जाते हैं पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग के लिए ओकरा की। सो प्री कोल्ड फ्रूट्स जो हैं उन्हें हम पैक करेंगे, देन रेफ्रिजरेटेड वैन्स में ट्रांसपोर्ट करेंगे जो कि बहुत ही प्रेफरेबल है इंडियन कंडीशंस में। अबाउट द स्टोरेज एंड मार्केटिंग, फ्रेश ओकरा के जो फ्रूट्स हैं उन्हें हम स्टोर कर सकते हैं लगभग 7 से 9 डिग्री सेल्सियस पर, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जहाँ पर 70 से 75% जो है मेंटेन की जाती है। तो उस तरह के फ्रूट्स को हम एक नंबर ऑफ डेज के लिए स्टोर कर सकते हैं, और इन फ्रूट्स में ना तो मॉइस्चर का लॉस होगा, ना कलर का लॉस, ना टेक्सचर का, और ना इवन तो वेट का लॉस रहेगा। सो इस तरह के फ्रूट्स जो है मार्केट में भी अच्छा प्राइस रिटर्न कर सकते हैं। देन फ्रूट्स को अगर हमें लंबे टाइम तक यानी कि 2 वीक्स तक स्टोर करना है तो टेम्परेचर को 8 से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक मेंटेन करना पड़ेगा, और जिसके लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो लगभग 90% होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द ओकरा कल्टिवेशन और एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस ऑफ ओकरा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगी कि ओकरा की जो क्रॉप है उसे कौन सी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो हिंडर कर सकती हैं उसकी कल्टीवेशन को, यानी कि डिजीजेस और इंसेक्ट का रोल क्या है ओकरा की कल्टीवेशन में, कैसे वो जो क्रॉप की कल्टीवेशन है उसे डिस्ट्रॉय कर सकती हैं और उसकी जो इल्ड है जिसे कि हम प्रोड्यूस इल्ड कहते हैं उसे कम कर सकती है। सो थैंक यू एवरीवन।